370 और 35A के हवाले से कि ये गलती तो नहीं हो गई इंडियन गवर्नमेंट से, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, लोग एक साल होने को है, जुलाई में अगस्त में आपने रिवर्स किया था और अभी फिर जून जुलाई आ गए, 10 महीने हो गए हैं, कश्मीर वैसे का वैसे ही है। तो आप समझते हैं कि ये जो गलती हुई है इंडियन गवर्नमेंट से, ये कभी रिवर्स होगी, या कश्मीर के लोग तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे और ना आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाने देते हैं, ना मीडिया को, ना यूएन ऑब्जर्वर को, तो क्या समझते हैं जल साहब इससे? कमर, मैं फिर एक बारी आपको बोलता हूँ, ये जम्मू कश्मीर है, वहां का आवाम, देयर इज अ लार्ज परसेंटेज जो कि लद्दाख के बुद्धिस्ट, 60% और जम्मू कश्मीर टेरिटरी लद्दाख है, ठीक है साहब, वो वहां के लोग बुद्धिस्ट हैं, कारगिल के लोग शिया हैं, ठीक है साहब, और अनफॉर्चुनेटली शियाज आपसे बहुत घबराए हुए हैं, वो वहां जाना नहीं चाहते। जम्मू के लोग, सांबा के लोग, कठुआ के लोग, ये सारे हिंदू हैं, वो कभी आप भूल जाइए कि कभी वो जाना चाहते हैं, मैं उस एरिया का खुद हूं। सो रह गई घाटी के, वादी के 5 जिले। वादी के 5 जिलों को कोई हक नहीं है कि वो सारा खैरात में लेके पाकिस्तान चले जाए। अगर वहां का कोई तबका ऐसा है जो जाना चाहता है, वो भी सारा नहीं है, ठीक है, वो 10, 15, 20% मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूं। तो साहब बात ऐसी है कि आपका सवाल बड़ा डायरेक्ट था, क्या 370 हटाकर 35A हटाकर हमने, हिंदुस्तान की सरकार ने गलती की? कमर चीमा, यू विल बी स्टार्टल्ड टू हियर दिस। हाँ, गलती करी। पता क्यों? ये 70 साल पहले हटा देना चाहिए था, ये आना ही नहीं चाहिए था। और जब शेख अब्दुल्ला वो नेहरू के पास गया था कि साहब ये कुछ ऐसा बना दीजिए, तो उन्होंने बोला लॉ मिनिस्टर के पास जाओ। लॉ मिनिस्टर थे हमारे भीमराव अपना डॉक्टर अंबेडकर। पता अंबेडकर ने उसको ध्यान से सुना और पता क्या बोला कमर? वो उसको बोला, बेटा कि देखिए शेख साहब, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार आपकी सड़कें बनाए, आपके पुल बनाए, आपके स्कूल अस्पताल बनाए, और इन रिटर्न आप वहां पे कोई हिंदुस्तान का लॉ नहीं आने देंगे, ये नहीं आने देंगे, वो नहीं। दिस इज ट्रेचरी एंड आई एज द लॉ मिनिस्टर विल नॉट डू इट। अब बड़ी अफसोस की बात है कि नेहरू जी का काफी चाहत थी, कुछ पर्सनल रिलेशंस थे शेख अब्दुल्ला साहब के साथ, तो उन्होंने बोला ठीक है अयंगर साहब के पास जाओ, वो बिल ड्राफ्ट कर देंगे। उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया और उस वक्त भी जो हमारे लॉ मिनिस्टर था, गॉड ब्लेस अंबेडकर साहब, मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसने उसको टेम्पररी प्रोविजन में डाला और वो टेम्पररी प्रोविजन हमने हटा दी। इसी हमने भी, अगर आप गलत सिग्नल दें कि साहब कल हिंदुस्तान छोड़ के चला जाएगा, तो आप लोगों को बेवजह उम्मीद दे रहे हैं कि हाँ साहब थोड़ा सा धक्का और दो, 10 पत्थर और मारो, हिंदुस्तान की फौज चली जाएगी। ये नहीं होगा। फॉर गॉड से कश्मीरियों को बेवजह मत मराओ। अगर कोई भी उनका हितैषी है, तो मेरी एडवाइस वहां के लोगों की थी, साहब फॉर गॉड से हिंदुस्तान नहीं जाने वाला, इधर से नहीं जाएगा। अब कर लो, देखिए 4 तो वॉर्स हो चुकी हैं, नहीं हुआ बदली स्टेटस को, नुकसान काफी पाकिस्तान का हुआ। ये अनरियलिस्टिक एक एम आपने सेट कर लिया। मेरा सिर्फ यही एज अ मिलिट्री मैन है कि रियलाइजेबल नहीं है, और इसमें केवल दर्द ही दर्द होगी और कुछ नहीं। जल साहब, आपने, हमें तो बिल्कुल सही है, हमें तो कह लें, लेकिन वो जो एक कश्मीरी हैं वो तो सुनने को तैयार नहीं है। वजारी बात है, वो तो समझते हैं कि उनकी जगह पे कब्जा किया गया है। लेकिन जल साहब, अगला सवाल मैं करूंगा आपसे, वो है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इंडिया की। फिर उसके बाद मैंने एक चाइना का करना और फिर आपसे इजाजत लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा हौसले से सुना। जल साहब, ये जो इंडिया मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ये पिछले कुछ 10 सालों में कुछ $100 अरब लगा दिया आपने उस पर, और जो बाद में आपकी जो एंड प्रोडक्ट निकलती है वो अभिनंदन निकलता है कि वो बेचारे का जहाज भी पुराना था, पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट में वो जहाज भी गिर गया। वो एक न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं अक्सर स्टोरी का जिक्र करता हूं कि उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा जी कि ये जो विंटेज मिलिट्री है जिसको अमेरिका बहादुर तैयार कर रहा है चाइना के लिए, वो तो पाकिस्तान के सामने ढेर हो गई। तो ये तो इंडिया के इमेज को बड़ा नुकसान हुआ। बल्कि मैं आपको पते की बात बताऊं, मैं कुछ अमेरिकियों को मिला, उन दिनों में मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये जो न्यूयॉर्क टाइम ने दिल्ली से आर्टिकल लिखा है इंडियन आर्मी के ऊपर,
ये बहुत गलत आर्टिकल है और हमारे ये अच्छा आर्टिकल नहीं, हमें नुकसान हुआ इसका। तो जल साहब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी है, चलो राफेल तो आपने अभी लिया है, और लेकिन आपकी फौज की वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के मुकाबले में, खासकर जो हुआ। लेकिन चाइना पे मैं भी आता हूं, लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन से आप अचीव क्या करना चाहते हैं? व्हाट आर योर गोल्स फॉर दिस सर? Okay, let me be again straightforward. You are a military analyst, you should understand. देखिए 1960 की दशक में जब चीन ने हम पे हमला किया था, उस वक्त हम अमेरिका की तरफ गुहार लगाते गए कि हथियार चाहिए। उन्होंने स्मॉल आर्म्स दिए, कोट पार्के दिए, कोई खास नहीं दिया। उन्होंने हमको टैंक नहीं दिए, उन्होंने हमको उस वक्त आर्टिलरी नहीं दी। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हम सोवियत यूनियन के पास गए। सोवियत यूनियन ने दरवाजे खोल दिए। लेट मी बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सोवियत यूनियन ने दरवाजे खोल दिए, जो आपको चाहिए आप लीजिए, और बड़ी सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, बड़ी सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे। और जितना सोवियत यूनियन ने उस वक्त की हमको हेल्प किया, माफ कीजिए, बुरा नहीं मानिए, मैं ऐसे जानबूझ के किसी को उसके लिए नहीं कह रहा, वो 71 में उसका आपने नतीजा देख लिया। ठीक है, ये जो अभिनंदन के MiG-21 की आप बात कर रहे हैं, उस जमाने के खरीदे हुए 60 और 70 की दशक। किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट जो 60 और 70 में खरीदा गया है, 20 साल होती है, 25 साल होती है, 30 साल होती है। अब ये इक्विपमेंट जो है सारा, इसका सर्विस लाइफ खत्म हो चुकी है। ड्रैग आउट करके वो जो है, तब भी वो मैं दाद देता हूं हमारे फाइटर पायलट, वो अभी भी इस MiG-21 को उड़ा रहे हैं, और उसने उसके साथ आपका F-16 तो गिरा दिया। ये फैक्ट है। लेकिन 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 दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा, कमर, मैंने बहुत लड़ाइयां देखी हैं। 71 की लड़ाई में मेरा जन्म हुआ था, 71 का लड़ाई देखी है। उसके बाद मैं लगातार कॉम्बैट में ही रहा हूं। डोंट गेट, अपने लोगों को बोलिए, डोंट गेट कैरिड अवे बाय वन एंगेजमेंट। जब 71 की वॉर हुई थी, हम रोज आए दिन जहाज गिरते देखते थे। तो एक डॉग फाइट से कुछ नहीं होता कमर। बड़ा लंबा, ये बड़ी लंबी रेस के घोड़ों की लड़ाई है। 14 दिन में फर्क पता चल गया था। पहली डॉग फाइट पे मत जाइए, बहुत 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 हादसा हो सकता है। मैं सिर्फ यही कहना है, वो पहली डॉग फाइट पे मत जाइए। अप डाउन थोड़ा होता रहता है लड़ाई में। वो कहते हैं इट इज ही हु लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट। तो हम दोनों हंस लें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन डोंट गो बाय वन डॉग फाइट, यू विल बी गलत। एज अ मिलिट्री मैन मैं एडवाइस करूंगा, प्रीमेच्योर होगा, बहुत प्रीमेच्योर होगा जज करना कि इंडियन फोर्सेस की कैपेबिलिटी क्या है। एक और डॉग फाइट से गलत होगा। अच्छा जल साहब, वो एक आधा सवाल रह गया, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का बता दें कि ये जो इंडिया इतना पैसा लगा रहा है फौज के ऊपर और नए वेपन खरीदने पे, इस पे क्या जो है वो इसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली? नहीं, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मेरे T-54 T-55 टैंक 1960 की दशक के हैं, वो थोड़ी देर 5 साल इंजन चलेगा, उसके बाद ठप। आई हैव टू गेट न्यू टैंक, आई हैव टू रिप्लेस। इसलिए पहले T-72 आए, फिर T-90s आए हैं, वो हमने अपने अर्जुन बनाए हैं। हमको साहब ना सिर्फ आपसे डील करना है, हमारे ऊपर एक और दुनिया की ताकत बैठी है, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, चाइना से भी डील करना है। अब मैं आपको आपके ही साथ बराबरी करते करते चीन को तो नहीं भूल सकता ना। अगर अब मेरे को तो चीन का भी केटर करना है, तो इसके लिए मॉडर्नाइजेशन तो हर मुल्क करता है। आप कर रहे हैं साहब, और आपको तो बड़ा सब्सिडाइज्ड मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ, चीन से जो आपको टैंक्स मिले हैं, T-85 जो मिले हैं आपको, उनकी अगली जनरेशन, सारे आपके J-17 फाइटर, MiG-19 आपके पास थे, MiG-21 भी आए, आप सब चीन से आ रहे हैं। आर्टिलरी गन्स आ रही हैं, आपको फ्रिगेट्स मिल रही हैं, 8 सबमरीन्स मिल रही हैं। सो आप भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अगर आप बोले कि सिर्फ भारत मॉडर्नाइजेशन बंद करे, यू आर बीइंग अ लिटिल अनफेयर टू आवर आर्मी एंड नेवी एंड द एयर फोर्स। नहीं सर, जल साहब पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की ना कि हाँ हमारा F-16 गिरा था, उसकी तो जल साहब अमेरिकियों ने भी कह दिया कि नहीं, पाकिस्तान के F-16 पूरे, बल्कि हमने उड़ाए नहीं है। देखिए ये आपका पर्सपेक्टिव है, अमेरिका का और पाकिस्तान दोनों का
जो ज्वाइंट पर्सपेक्टिव है ये है कि F-16 उड़े ही नहीं ये पिछले साल फरवरी में। तो जल साहब ये जो जारी बात है जो 71 में हुआ वो उसकी एक हिस्ट्री है और उसकी वजह ये है कि आपको पता है हम तो वैसे डिवाइडेड थे, रिसोर्सेज भी नहीं थी और हम समझते हैं कि वो में बैकस्टैब किया गया था और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी। चले वो एक और चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल इधर और फिर चाइना पे। जल साहब कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो है थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ी, मैंने सर अपना जो मास्टर्स है एमफिल है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में किया इंडिया पाकिस्तान पे, तो थोड़ी बहुत मैं थोड़ी समझ रखता हूँ, कभी कभी मुझे भी चीजें आती रहती हैं। ये जल साहब ये जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन थी आपकी वो अभी भी है मौजूद कि नहीं? देखिए कोल्ड स्टार्ट एक वाज वन ऑफ द ऑप्शंस। और सीधी बात, लेट्स टॉक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब आपने 30 साल एसिमेट्रिक वॉरफेयर छेड़ा तो यहां भी सोच हुई साहब इसका तोड़ क्या है। क्या इसका तोड़ है कि हम चढ़ जाएं अपनी सारे स्ट्राइक कोर लेके पाकिस्तान के ऊपर, जहां रेड लाइन क्रॉस होगी पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा दहशत में या घबराहट में आ जाएगा, वो न्यूक्लियर रिलीज कर देगा, न्यूक्लियर रिलीज से यहाँ रेगिस्तान बन जाएगा। हमारा साइज आपसे 5 गुना बड़ा है, मतलब आप अपना पूरा आर्सेनल भी फायर कर दें तब भी जो है 70-80% ऑफ इंडिया विल बी सेफ। लेकिन आपका मुल्क क्योंकि जियोग्राफिकली छोटा है आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे, आपके जो है अगली फसल नहीं उगेगी 800 साल तक। तो दैट वुड नॉट बी अ वेरी, एज अ मिलिट्री मैन इट्स नॉट द एंड स्टेट दैट यू एंड आई आर पेड फॉर, दैट्स नॉट द एंड स्टेट वी आर पेड फॉर। सो इसलिए सोचा ये गया कि हाउ टू ब्रेक दिस, कि आपने बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ एट द सिमेट्री एट द न्यूक्लियर लेवल, आप एक जो लोअर थ्रेशोल्ड पे, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट लेवल पे आप लगातार हमको जो है खून हमारा बहाए जा रहे हो, कभी पंजाब में, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी रेस्ट ऑफ इंडिया में बॉम्ब फोड़ के। तो इसका तोड़ क्या है? तो एक तोड़ था कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट वाज वन ऑफ द मिलिट्री थिंकिंग थी, जहां तक मुझे याद है the government of India never signed on to it or never said this is official document. So इसके अलावा और भी बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स हैं जो इतनी पॉपुलर नहीं हुई फॉर सम रीजन, which are there, which are far more practical. मैं सोचता हूँ एज अ मिलिट्री मैन, मैं सोचता हूँ फार मोर प्रैक्टिकल। और लेकिन एक टेक अवे विच आई वांट टू शेयर विद यू, आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड दिस सीरियस प्रोफेशनल क्वेश्चन। देखिए, इज देयर स्पेस for a limited war in South Asia between the ends of nuclear deterrence? ये सवाल है क्रिटिकल। और जहां तक मेरा तजुर्बा है 37 और हमारी फौज की थिंकिंग है, yes there is space for a limited war without crossing the nuclear threshold in South Asia. ये हमारी प्रोफेशनल जजमेंट है। राइट और रॉन्ग, दिस इज व्हाट आवर परसेप्शन इज। सर ये जो बिल्कुल सही आपने कहा ना कि जी वो एक जैसे कोल्ड स्टार्ट कह लें या कोई भी कह लें कि एक लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, ये इंडिया समझता है कि इसकी स्पेस है। लेकिन सर आपको एक बात बताऊं सर, हम ये समझते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, आपने कहा ना कि इधर होगा, हम ये समझते हैं कि हमने अपनी फौज को, पंजाबी में कहते हैं लचका पचका के रखा हुआ है। हमने अपना पेट काटा और अपनी सिक्योरिटी और दिफा पे कंप्रोमाइज नहीं किया, वरना ये जो दहशतगर्दी की जंग आई थी हमें लोग खा जाते, हमारी हालत कश्मीर और उधर अफगानिस्तान, शाम, सीरिया ऐसी हो जाती। हम बड़े, मैं एक बात बताऊं, वो हमारे शेख रशीद साहब है, वो कहते हैं अक्सर यहाँ पे, वो कहते हैं बात सुने, हमने 72-73 साल कोई काम नहीं किया, हम तो इकोनॉमी में भी इतना नहीं किया, हमने सिर्फ भारत की तैयारी की हुई है। और कल को खुदा न खास्ता अगर वक्त आएगा तो शेख रशीद के अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि ना बिल्ला जी के मंदिर में घंटी उगेगी, ना चिड़ियां चहचहाएंगी, ना भारत में घास उगेगी। तो जलसा मामला तो बहुत खराब हो जाएंगे। और हमने अपनी फौज को कहा हुआ है कि एलओसी से लेके भारत इंडियन ओशन तक कोई चीज नहीं रहनी चाहिए। अगर हालात खराब हो गए और मामला इधर बिगड़ गए तो फिर तो जिंदगी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर मुल्क से हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें कोई, हमारे से अमेरिका बहादुर है, बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हम इंडिया से डिफीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इमरान खान ने यूएन में कहा था, उन्होंने कहा वी विल फाइट टू द एंड, हम आखिरी लम्हे तक, हम गैरतमंद कौम है। जो बांग्लादेश में एक और पोजीशन थी, लेकिन इस पोजीशन में जहां पे हम बैठे हुए हैं हम आखिरी हद तक जाएंगे, बल्कि हमारा कुछ ना रहे इंडिया के मुकाबले में। जो कि अल्लाह करे ऐसे हालात पैदा कभी ना हो, दोनों मुल्क अच्छे तरीके से रहें और अच्छे अंदाज से रहें। लेकिन अगर पूरी हालात खराब होते हैं तो डेफिनेटली
फिर एलओसी से जो इंडियन ओशन है वो सारा हम खराब कर देंगे, आप इधर का खराब कर देंगे।